हेलो गाइस, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैट्स क्रू। और आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी आज हम स्टडी करेंगे। चैप्टर सेकंड है। मेरे पास जो मॉड्यूल है वो NIOS का मॉड्यूल है, जहाँ पे हम साइकोलॉजी या फिर पैडागोजी, चाइल्ड ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस मैं आपको कवर कराता हूँ। और इन दिनों हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है KVS स्पेशल या फिर CTET स्पेशल 2022 के एग्ज़ाम के लिए। और जैसे कि आप सभी को पता है कि KVS में 40 क्वेश्चंस आते हैं, CTET में 30 क्वेश्चंस आते हैं। मैं तीनों ही लेवल की बात कर रहा हूँ, PRT1, TGT एंड PGT। क्योंकि मैं उस लेवल को यानी कि PGT लेवल को कवर करके चलेंगे तो उसमें TGT और PRT लेवल ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। ये मेरी कोई फोर्थ या फिफ्थ वीडियो है इस सीरीज में। पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं यानी कि 2 पार्ट या 3 पार्ट, उसका मतलब उस वीडियो उस पर आपका प्यार बहुत ज़्यादा मिला हुआ है बच्चों। और आज हम जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पढ़ाया था कि भाई साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी के फील्ड्स क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड। अगर आपने चैप्टर वन नहीं देखा है तो प्लीज़ चैप्टर वन ज़रूर देखें, क्योंकि तभी आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल टैट्स गुरु, इसको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। और अपना सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर सेकंड। और ये रहा आपके सामने। देखो बच्चों, मेथड ऑफ साइकोलॉजी के अंदर हम बेसिकली जो साइकोलॉजी है वो तो आप सभी को पता ही है कि भाई साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, ये सारा ही साइकोलॉजी का पार्ट होता है। ठीक है, और इन ऑल एस्पेक्ट, चाहे आप उसके इंटेलेक्चुअल लेवल पे स्टडी करो या फिर आप ह्यूमनिस्टिक लेवल पे स्टडी करो या किसी भी लेवल पे स्टडी करो, क्योंकि ह्यूमन क्यूरियस है, ह्यूमन बिहेवियर को जानना हमारे लिए आवश्यक है। कि पर्टिकुलर में सिचुएशन में अगर कोई पर्सन एक काम कर रहा है तो जैसे मान लो कोई झूठ बोल रहा है तो वो क्यों झूठ बोल रहा है, या कोई स्टूडेंट है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई है तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं कि भाई अच्छी नहीं आई है। तो अगर हम बात करें एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की, जो कि किसी भी सिचुएशन को साइंटिफिकली देखता है, यू नो जो हमारे पास जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो किसी भी सिचुएशन को साइंटिफिक तरीके से उनकी अप्रोच होती है। और जबकि एक नोवाइस बंदे की जो अप्रोच होती है वो सिस्टमैटिक नहीं होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो इंटरप्रिटेशन है साइकोलॉजिस्ट का वो एक सिस्टमैटिक तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखो लिखा हुआ है सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। जबकि जो नोवाइस पर्सन है, नोवाइस पर्सन कौन होते हैं, जिनको साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता होता है, वो नोवाइस पर्सन होते हैं। तो अगर हम उनसे कहें कि भाई आप इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करें कि भाई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ये चीज़ क्यों हो रही है, तो वो पता नहीं लगा सकते। वो बोलेंगे कि भाई हाँ झूठ, ये बंदा तो झूठ बोलता ही है तो बोलेगा ही, इस तरीके से बोलते हैं। बट साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। साइकोलॉजी हैज़ वेरियस मेथडोलॉजिकल वेज और अप्रोच भी होती है उनके पास टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल फेनोमेना। वी विल बी स्टडिंग अबाउट सम ऑफ दीज अप्रोचेज। हम इन्हीं अप्रोच को कवर करेंगे, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। और डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और फिर लेटर और हम मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई साइकोलॉजी के कौन कौन से मेथड हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी रियल लाइफ में। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अप्रोच हम पढ़ेंगे, तो एक बार ये देख लें कि एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेज अप्रोचेज को हम पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ और इम्पोर्टेंट मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्क्राइब वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस। और वो टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हम साइकोलॉजी को यूज़ करने में करते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर सेकंड, मेथड ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो चलते हैं। तो भैया सबसे पहले जो हम अप्रोच यूज़ करते हैं वो है बायोलॉजिकल अप्रोच। दिस इज़ वन ऑफ द अप्रोच जहाँ पे हम
कि बॉडी सिस्टम पर जाके इंटरनली जो भी चीज़ें होती हैं ह्यूमन के अंदर, उसकी वजह से ह्यूमन बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स या बेस पर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के हम एक अप्रोच डेवलप करते हैं साइकोलॉजी की। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो बायोलॉजिकली, तो बायोलॉजिकल टर्म से रिलेटेड होगा बच्चों, जैसे कि ब्रेन, जीन्स, हार्मोन्स, एंडोक्रीन सिस्टम, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये सारे के सारे जो है बायोलॉजिकल टर्म्स हैं। अब जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लो जो एडोलेसेंस की एज होती है वो टिल 19 ईयर की होती है 19 साल तक बच्चा एडोलेसेंस एज में होता है, 16 से 19 साल के आसपास लगा लो आप। तो ये स्टेज जो है कॉमनली नोन है हाईली एनर्जेटिक स्टेज होती है। अब हाईली एनर्जेटिक स्टेज क्यों होती है? बिकॉज बच्चों के जो हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा सीक्रेट होते हैं उसकी बॉडी में, तो ज़्यादा वो एनर्जी फील करता है। ठीक है, प्यूबर्टी जो है हाई लेवल पे होती है उस सिचुएशन में। तो हम देखो बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं, तो बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं उनके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को देख के। ठीक है, जो हार्मोन्स है वो बायोलॉजी का पार्ट होता है। या फिर आप कह लो कि भाई एक बच्चा है वो शाई है, उसके माता पिता भी शाई हैं, तो ऑब्वियसली बच्चा भी शाई होना ही होना है। तो ये कुछ इस तरीके से हम अपनी थ्योरी डेवलप करते हैं बायोलॉजिकल अप्रोच के अंदर। तो हम बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सारी सारी चीज़ें मैं बायोलॉजिकल अप्रोच के अंदर काउंट की जाती हैं। यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ये भी है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन इन रेगुलेटिंग फीलिंग्स, मेमोरीज, इमोशंस एंड अदर बिहेवियर ऑफ behavior। ठीक है, सिमिलरली द इम्पैक्ट ऑफ ओवर सिक्रिएशन एंड अंडर सिक्रिएशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, तो किसी के अंदर ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट होते हैं, किसी के अंदर कम हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बिहेवियर में भी चेंज। तो ये आपकी बायोलॉजिकल अप्रोच हो गई। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड अप्रोच। जो सेकेंड अप्रोच है वो है साइको एनालिटिक अप्रोच। अब इनके जो फादर हैं, यानी कि साइको एनालिटिक के जो फादर हैं वो है सिगमंड फ्रॉइड। अब सिगमंड फ्रॉइड, ये अपने आप में ये क्वेश्चन हो जाता है बच्चों, आप पुराने सी टेट के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। सिगमंड फ्रॉइड जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और पूछा भी गया है। तो अपने नोट्स में जो है इसको नोट कर लेना कि हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी या अप्रोच। तो सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, एक पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि साइकोलॉजी की जो लैब है सबसे पहले किसने इस्टेब्लिश करी थी, तो वो है कौन है? विलियम वुंट ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो नेम आते हैं। इन्होंने बेसिकली क्या किया, इनकी जो थ्योरी का नाम है वो साइको एनालिटिकल अप्रोच है। इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड पर ज़्यादा जोर दिया था, लिबिडिनल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था कि किसी भी ह्यूमन के अंदर जो उनका बिहेवियर में जो चीज़ें आते हैं वो प्योरली अनकॉन्शियस की वजह से होते हैं, अनकॉन्शियसनेस की वजह से होते हैं। ठीक है, अब अनकॉन्शियस का मतलब क्या है कि वो सारी चीज़ें जो हम करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बट फिर भी हम उनको करते हैं, हमारे होशो हवास में हम वो चीज़ें नहीं करते हैं। ठीक है, तो अनकॉन्शियसनेस की वजह से पर्सन जो है अपने ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस लाता है कहीं ना कहीं। तो उन्होंने अनकॉन्शियस को टॉप पे माना था कि भाई अनकॉन्शियस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अनकॉन्शियस जैसे मान लो आप सो रहे हो, आप ड्रीम देख रहे हो, सपना देख रहे हो, तो ये आपकी अनकॉन्शियसनेस की वजह से है। देखो आप के कंट्रोल में तो नहीं है ना, तो ड्रीम्स की वजह से या फिर स्लिप्स ऑफ टंग, न्यूरोसिस या फिर साइकोसिस, वर्क ऑफ आर्ट या रिचुअल्स, वर्क ऑफ आर्ट, तो कहीं ना कहीं कोई भी इंसान है वो उसका बिहेवियर चेंज होता है कहीं ना कहीं उसकी ऐसी एक्टिविटी से जो खुद नहीं करता, होशोवास में नहीं करता, बल्कि हो रही होती हैं। तो ये अप्रोच थी साइको एनालिटिकल, जिनके फादर थे सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की। अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में भाई इन्होंने सबसे पहले तो फादर का नाम ही देख लो, हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, तो कार्ल रोजर्स। ये पॉइंट भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्ल रोजर्स ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के फादर कहे जाते हैं। और इन्होंने बिल्कुल ही उल्टा सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी थी साइकोएनालिटिक थ्योरी, उसके बिल्कुल ही उल्टा इन्होंने कॉन्शियसनेस पर जोर दिया था कि मनुष्य जो है अपने बिहेवियर में चेंजेस लाता है ओनली बेसिस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। ठीक है, एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो कॉन्शियसली होते हैं। मतलब यहाँ पर पर्सन को एक्टिव एंड सेल्फ एक्चुअलाइजिंग एजेंट माना गया है। मतलब वो पर्सन जो कि आप एक्टिविटी करते हैं, पर्सन खुद ही अपनी एक्टिविटी करता है और कॉन्शियसली करता है, मतलब उसको पता होता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग।
ठीक है। अब क्योंकि वो एक्टिव है, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग एजेंट है, तो ऑब्वियसली बात है जिन एक्टिविटी से उसको पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव थॉट्स मिलेंगी उसको वो अडेप्ट करता चला जाएगा अपनी लाइफ में। और जो जिस एक्टिविटी से उसको नेगेटिव थॉट्स मिली हैं तो उसको वो रिमूव कर देगा, क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके हाथ में ही सब कुछ है, कॉन्शियसली कर रहा है। तो उसको एक चॉइस हो जाती है कि वो नेगेटिव पार्ट को अलग कर देगा, पॉजिटिव पार्ट को अलग कर देगा। तो इस तरीके से एक कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड को लेके वो अपने बिहेवियर को डेवलप करने की कोशिश करेगा। एक सेल्फ सिस्टम वो अपने आप को के अंदर बना लेगा, मतलब उसमें वो नेगेटिव पार्ट को बिल्कुल हटा के और पॉजिटिवली होने की कोशिश करेगा। तो इनकी जो थ्योरी थी, इनका जो अप्रोच है उसको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहते हैं, और इनके जो फादर कहे जाते हैं वो कार्ल रोजर्स कहे जाते हैं। ठीक है। और जो साइको एनालिटिक थ्योरी थी उसमें उनके जो फादर हैं वो सिगमंड फ्रॉइड है। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक अप्रोच आती है जिसका नाम है बिहेवियरिस्ट अप्रोच। बिहेवियरिस्ट अप्रोच, अब इनके फादर भी सुन लो भैया। इनके इनके फादर हैं जेबी वॉटसन। ठीक है। मतलब जो बिहेवियरिज्म के जो फादर हैं, द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इज जेबी वॉटसन। ठीक है। तो अब इन्होंने कौन सी थ्योरी में क्या कहा था, इन्होंने स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेज के बेसिस पर, मतलब स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, सबसे पहले तो आप यही समझ लो। मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा, आप समझ लेना अच्छे से। मतलब आप जो है सडनली आप एक बार बाहर जा रहे थे तो आपने गोलगप्पे देखे। ये एग्जांपल मैं कई बार दे चुका हूँ। गोलगप्पे देखने के बाद आपके मुंह में पानी आ गया, तो जो ये पानी है ये रिस्पॉन्स है, और गोलगप्पा क्या है, वो स्टिमुलस है। मतलब जिसकी वजह से, स्टिमुलस वो चीज़ होती है जिसकी वजह से हम कोई रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे मान लो हम कोई हॉरर मूवी देखते हैं और हम डर जाते हैं, तो जो हॉरर मूवी है वो स्टिमुलस है, और जो हमारा डरना है, जो हमारा फियर है, वो आपका क्या है, रिस्पॉन्स है। तो इन्होंने कहा था कि भी कोई भी मनुष्य अपने बिहेवियर को चेंज करता है जस्ट बिकॉज ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। मतलब जितना आप इनके बीच में एसोसिएट करोगे उतना ही किसी भी मनुष्य के बिहेवियर को शेप किया जा सकता है, और डिजायर्ड डायरेक्शन में शेप किया जा सकता है। मतलब जिस डायरेक्शन में हम चाहें उस डायरेक्शन में हम जो है बिहेवियर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको शेप कर सकते हैं। ठीक है। तो बिहेवियरिस्ट अप्रोच इसको कहा जाता है, और इनके जो फादर है, यानी कि बिहेवियरिज्म के जो फादर माने जाते हैं वो है जेबी वॉटसन। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करा करो। उसके बाद नेक्स्ट अप्रोच आ जाती है द कॉग्निटिव अप्रोच। ठीक है। अब जो भाई कॉग्निटिव अप्रोच है ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग को लेके बनी गई है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, या कोई भी बंदा आपको इन्फॉर्मेशन देता है, उस इन्फॉर्मेशन को आप किस तरीके से परसीव करते हैं, या फिर उसको किस तरीके से, उसका मीनिंग परसेप्शन का क्या मतलब होता है, परसीव का क्या मतलब होता है, कि उस इन्फॉर्मेशन के आपने मीनिंग क्या निकाले। अब ये तो पता है ना, कॉग्निटिव का मतलब होता है बच्चों मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। ये सारे जो मैंने एग्जांपल्स आपको बताए थे ये कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब संज्ञानात्मक, मतलब माइंड से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी आप करते हैं। तो मनुष्य का जो बिहेवियर है कहीं ना कहीं इस अप्रोच को लेके भी जागृत होता है। मतलब कॉग्निटिव अप्रोच कहीं ना कहीं वहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब जैसे मान लो आप कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो, तो आप अपने ब्रेन को इन्वॉल्व करोगे ना, आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, आप कोई चीज़ याद कर रहे हो, रिमेम्बरिंग, तो आप अपनी ब्रेन से करोगे ना। तो इसलिए कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉब्लम है और आपने कोई सिचुएशन किसी दो पर्सन को दी है, ए पर्सन या बी पर्सन, तो ए जो है, ए के जो डिसीजन मेकिंग है या उसकी प्रॉब्लम स्किल अलग होंगी, बी की अलग होंगी। तो अब ये अलग अलग क्यों है, ह्यूमन के बिहेवियर में इतना चेंजेस क्यों है, तो इस चीज़ को समझने के लिए उनके दिमाग को बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। उनके ब्रेन की स्टडी करनी पड़ेगी। तो वो स्टडी किस में आती है, कॉग्निटिव अप्रोच के अंदर आती है। और इज दैट क्लियर? ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं। ठीक है। तो इतनी अप्रोच आज मैंने आपको बताई है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। द अबव डिस्कस्ड अप्रोचेज इंडिकेट द मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम वेरियस पॉइंट्स। इन फैक्ट ह्यूमन बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स एंड इट इज वेरिड एस्पेक्ट आर टू बी अप्रिशिएटेड इन मैनी वेज। ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज आप देख पा रहे होंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन वाली। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें। इसमें 5 क्वेश्चन हैं, जैसे जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से आप फिल इन द ब्लैंक्स भर सकते हैं। आपकी एक छोटी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे मेथड्स। कौन से मेथड टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कौन से मेथड की बात करेंगे भाई, सबसे पहले मेथड की बात होगी ऑब्जर्वेशन। मतलब ऑब्जर्वेशन भी एक मेथड है।
ठीक है। मतलब हम इसमें किसी भी पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं। अब ऑब्जर्व करते हैं, फॉर्मल ऑब्जर्वेशन भी होता है, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आता भी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम मेथड पढ़ेंगे वो है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन वाला मेथड हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। और तब तक जो है आप अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को प्यार देते रहिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।